हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक हिंदी रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जयप्रद देसाई ने। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो इश्क ही क्या, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। ऐसे ही पागलपंती के साथ मूवी की शुरुआत होती है। हसीन दिलरुबा पार्ट 1 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था जाने अनजाने में रिशु और रानी के हाथों नील का मर्डर हो जाता है। फिर रिशु और रानी मिलकर प्लानिंग करते हैं ताकि पुलिस से बच सके। वहीं रिशु अपने हाथ को काटकर नील के बॉडी के पास रखकर घर में आग लगा देता है और नील के कपड़ों को पहनकर नदी से तैरता हुआ निकल जाता है। फिर रानी और ऋषि को रेलवे स्टेशन पर एक साथ देखते हैं, यानी पुलिस के आंख में धूल झोंककर ज्वालापुर से भाग जाते हैं। और अब पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत रानी से होती है। रानी तेज बारिश में भीगते हुए पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस से बोलती है, मेरी हेल्प कीजिए, मेरा पति मुझे जान से मार देगा। और यह सीन यहीं पर कट हो जाती है। फिर मूवी को 2 महीने पहले दिखाया जाता है, जहां हमें न्यूज के जरिए मालूम चलता है तेज बारिश की वजह से आगरा के यमुना नदी में बाढ़ आ गया है और उस बाढ़ में बहकर बहुत सारे मगरमच्छ भी आ गए हैं और लोगों में मगरमच्छ का डर हो गया है, इसलिए लोग घर से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। फिर आगे हम लोग अभिमन्यु को देखते हैं, जो एक कंपाउंडर होते हैं और अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाने उसके घर जाते हैं। वहीं अभिमन्यु रानी को देखता है और लगातार रानी को देखता ही रहता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि अभिमन्यु रानी को पसंद करता है और रानी का अपना खुद का ब्यूटी पार्लर होता है। रानी जल्दी जल्दी में अपने पार्लर के कुछ डमी को घर पर ही छोड़कर निकल जाती है। फिर अभिमन्यु उस डमी को लेकर रानी को देने जाता है। रानी के पीछे जाते जाते वो पार्लर तक पहुंच जाता है और रानी को वो डमी दे देता है, लेकिन रानी बोलती है इतने दूर इस डमी को देने आए, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। और अभिमन्यु बहाना कर देता है कि मैं यहीं पास में अपने पेशेंट के लिए आया था, तो सोचा आपका डमी भी आपको वापस कर दूं। फिर रानी 2 मिनट में आती हूँ बोलकर अपने पार्लर में चली जाती है और अभिमन्यु वहीं पार्लर के बाहर बैठकर रानी का इंतजार करता है। धीरे धीरे कुछ देर हो जाती है और तेज बारिश होने लगती है। जब रानी अपने पार्लर के विंडो से बाहर देखती है तो अभिमन्यु वहीं बैठा हुआ दिखाई देता है। रानी छाता लेकर अभिमन्यु के पास जाती है और अभिमन्यु उसी वक्त फ्राइडे को शाम 6 बजे मूवी देखने के लिए ऑफर कर देता है और रानी भी हाँ कर देती है। उसी वक्त कुछ दूर पर रिशु की एंट्री होती है। रिशु भी रानी से बेशुमार मोहब्बत करता है और रिशु यहीं आगरा में अंडरग्राउंड रह रहा है और रानी से छुप छुप कर मिलता है। फिर आगे हम लोग रिशु को देखते हैं, जो आगरा से जयपुर एक ट्रेवल एजेंट के पास जाता है और उसे पैसे देता है ताकि एजेंट रानी और रिशु को थाईलैंड का वीजा दिला दे। जी हाँ दोस्तों, रिशु रानी को लेकर भागने के फिराक में रहता है क्योंकि पुलिस रिशु को ढूंढ रही है। खैर एजेंट बोलता है 2 महीने के अंदर आपको मैं थाईलैंड का वीजा दिला दूंगा, तब तक वेट करो। फिर रिशु आगरा वापस आ जाता है और यहाँ हम लोग पूनम नाम की एक अपाहिज लड़की को देखते हैं और पूनम रिशु को बहुत पसंद करती है और उसके साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन रिशु उससे बहाना कर कर कई बार जान छुड़ाता है। फिर फ्राइडे का दिन आ जाता है और अभिमन्यु मूवी देखने थिएटर जाता है और शाम 6 बजे वाले शो का पूरा टिकट खरीद लेता है और बाहर फ्लावर के साथ रानी का वेट करता है। वेट करते करते शाम 6 से रात 9 बज जाते हैं, लेकिन रानी नहीं आती क्योंकि रानी अपने आशिक रिशु के साथ रोमांस करने में बिजी थी, इसलिए वो थिएटर जाना भूल जाती है। फिर अभिमन्यु वहीं सिनेमा के बाहर से बहुत सारे टमाटर खरीद कर सीधा रानी के घर जाता है। रानी के आंटी उसे देखकर पूछती हैं, इतने रात और इतने सारे टमाटर, सब ठीक तो है? वहीं अभिमन्यु बोलता है रॉयल सिनेमा के बाहर ऑफर में मिल रहा था इसलिए ले लिया। ये सुनते ही झट से रानी को याद आता है कि आज उसका डेट था अभिमन्यु के साथ। फिर वो अभिमन्यु से सॉरी बोलती है और दोबारा से सिनेमा चलने को प्रॉमिस करती है। फिर रानी रिशु से मार्केट में मुलाकात करती है और अभिमन्यु के बारे रिशु को बताती है और तभी एक चोर रानी का पर्स लेकर भागने लगता है। रिशु उस चोर का पीछा करता है, लेकिन पुलिस को देखकर उल्टा पांव वहां से भाग जाता है और रानी भी पुलिस को देखकर घर चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद पुलिस रानी के घर जाती है और रानी को उसका पर्स वापस करती है और इंस्पेक्टर बोलते हैं रिशु का नाटक हम लोगों को पता है, किसी और के बॉडी के पास हाथ काट कर जला देने से कोई मर नहीं जाता। यहाँ साफ साफ पता चलता है कि पुलिस को पता है कि रिशु जिंदा है और रिशु का बेसब्री से इंतजार है। रानी और रिशु दिनेश पंडित के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। दिनेश पंडित के सारे बुक्स को रानी और रिशु ने पढ़ा है
और उसी बुक्स के स्लोगन को कभी दीवार पर लिखकर तो कभी किसी और के जरिए भेजकर एक दूसरे से मिला करते हैं। फिर उसी रात रिशु और रानी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, लेकिन वो लोग एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बैठते हैं। वहीं दूर रिशु की नजर पुलिस पर पड़ती है और रिशु वहां से भागकर सीधा वॉशरूम जाता है और अपने सिम को तोड़ देता है। दोस्तों, यहाँ पुलिस भी रानी के नंबर को ट्रेस करके वहां थिएटर में आ जाती है, पर रिशु हाथ नहीं आता। फिर अगले दिन सुबह रानी के पार्लर के सामने एक कचरे वाला गाड़ी बड़ी देर से खड़ा रहता है। रानी उस ड्राइवर से बोलती है, भैया यहाँ से आगे चले जाओ, बहुत स्मेल आ रही है। तभी रानी की नजर पड़ती है उस गाड़ी पर लिखे स्लोगन पर। फिर रानी उस ड्राइवर से पूछती है, क्या आप दिनेश पंडित के फैन हैं? तभी ड्राइवर बोलता है कि किसी ने पैसा दिया है मुझे ये लिख कर यहाँ 1 घंटे खड़े रहने के लिए। और फिर रानी समझ जाती है कि ये स्लोगन रिशु ने लिखवा कर उसे मैसेज दिया है, और रानी को भी हर स्लोगन का पता रहता है कि उसे कब और कहाँ जाना है। इसलिए रानी तुरंत उसी जगह जाती है और थोड़ी देर के बाद रिशु का कॉल आता है और रिशु बोलता है कि 7 दिन में हम लोग यहाँ से थाईलैंड निकल जाएंगे और हो सकता है शायद पुलिस तुम्हें पूछताछ के लिए थाना बुलाए। हिम्मत मत हारना और डट कर सामना करना, वरना ढीली पड़ी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। और कॉल कट कर देता है। वहीं अगली सुबह रानी के पास थाना से कॉल आता है और रानी को थाना बुलाया जाता है। रानी थाना जाती है और वहां इंस्पेक्टर रानी के कॉल हिस्ट्री को लेकर रानी से पूछताछ करते हैं। तभी वहां मृत्युंजय पासवान की एंट्री होती है, जिसका नाम मोंटू चाचा भी है। मोंटू चाचा को पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कटफोड़वा के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि मोंटू चाचा जिस भी केस में आते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ उस केस को सॉल्व करते हैं। फिर मोंटू चाचा रानी को बोलते हैं वो रिशु के दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन नील के सगे चाचा हैं। जी हाँ दोस्तों, वही नील जिसका मर्डर रिशु और रानी ने मिलकर किया है। इसलिए इस केस को अब से मोंटू चाचा हैंडल करेंगे और रिशु को पाताल से भी खोज निकालेंगे। कॉल हिस्ट्री के जरिए पुलिस को मालूम चल चुका था कि रिशु अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास जाता है, और मोंटू चाचा रानी से सवाल जवाब करते हैं और उसे बोलते हैं कि रिशु से कहिएगा कि मोंटू चाचा आ गए हैं, और रानी वहां से चली जाती है। फिर मोंटू चाचा अपने लोगों को रानी के ऊपर नजर रखने के लिए लगा देते हैं। फिर आगे हम लोग रिशु को देखते हैं, जो अपने ट्रैवल एजेंट के पास जाता है, लेकिन दूर से ही रिशु को पुलिस दिखाई देता है, जो उस एजेंट को उठाकर ले जा रही है, और पुलिस गाड़ी में मोंटू चाचा भी हैं। ये देखकर रिशु डर जाता है, क्योंकि वो मोंटू चाचा को अच्छे से जानता है, और वहां से सीधा अपने घर भाग जाता है। फिर पूनम के घर पुलिस जाती है और रिशु का फोटो दिखाकर पूछताछ करती है, और पूनम साफ मना कर देती है, वो इस इंसान को नहीं जानती, और पुलिस को डांट कर भगा देती है। फिर पूनम को भी शक हो जाता है कि कुछ तो बात है, तभी पुलिस रिशु को खोज रही है, और इस बात का फायदा उठाकर पूनम रिशु से रोमांस के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगती है। फिर रिशु चोरी चुपके रानी के घर जाता है और रानी को बताता है कि उसके एजेंट को मोंटू चाचा ने पकड़ लिया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, वो लोग अब थाईलैंड नहीं जा सकते। मोंटू चाचा के डर से रिशु खुद को सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन रानी ऐसा करने से मना कर देती है। और वहीं रानी के पास एक आइडिया आता है और रानी बोलती है, मैं अभिमन्यु से शादी कर लेती हूँ, ताकि मोंटू चाचा का शक दूर हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इस बात से रिशु एग्री नहीं होता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं होता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी इस बात को मानना पड़ता है। फिर वहीं दूसरा फ्राइडे का दिन आ जाता है और अभिमन्यु रॉयल सिनेमा के बाहर रानी का वेट करता है, लेकिन इस बार रानी वहां आ जाती है और अभिमन्यु को सीधा शादी के लिए ऑफर कर देती है, और अभिमन्यु भी शादी के लिए हाँ बोल देता है। फिर 3 दिन बाद अभिमन्यु और रानी की शादी होती है। वहीं दूर से रिशु अपनी मोहब्बत की शादी को अपनी आंखों से देखता है, और इस शादी को देखकर रिशु को बहुत बुरा लगता है, और रिशु मोंटू चाचा को देखकर वहां से भाग जाता है। शादी के बाद सुहाग रात वाले दिन अभिमन्यु रानी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उसे करीब आने से रोक देती है और दिनेश पंडित के कहानियों में उलझा देती है। रानी अभिमन्यु से बोलती है कि मैंने शादी समझौते के लिए किया है, मेरे दिल में अभी भी रिशु है। ये सुनकर अभिमन्यु रानी को टच भी नहीं करता, क्योंकि अभिमन्यु चाहता है कि रानी खुद से उसके पास आए। फिर अभिमन्यु यहाँ बताता है, जब वो 7 साल का था तब उसके माता पिता की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसके साथ चाचा चाची और उनके 2 बच्चे उसके साथ रहते थे, लेकिन 20 साल के एज में वो लोग भी मर गए। तब से वो अकेला जी रहा है, और एक बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गया। फिर अपने क्लिनिक पर एक दिन उसने रानी को देखा और उसे रानी से प्यार हो गया। तब से वो बस रानी के लिए जी रहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, एक दिन पूनम रिशु को किस करती है, वहीं दूर से रानी देख लेती है और गुस्सा हो जाती है। फिर रिशु भागता हुआ रानी के पास जाता है और उसे बोलता है पूनम ब्लैकमेल कर रही है,
इसलिए पूनम को थोड़ा झेलना पड़ता है, वरना पुलिस को बता देगी। फिर रानी गुस्से में अपने घर चली जाती है और दारू पीकर अभिमन्यु के सामने रोने लगती है और नशे के हाल में रिशु जिंदा है ये भी बता देती है। अभिमन्यु रानी को रोता देखकर अगले सुबह रानी को रिशु से मिलाने मेला लेकर जाता है और रिशु को बोलता है कि आगरा से भागने में मैं मदद करूंगा, आप लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं पासपोर्ट का अरेंज 2 दिन में कर दूंगा। और रिशु को अपने क्लिनिक में रहने के लिए जगह भी दे देता है और रिशु वहीं रहने लगता है। फिर कुछ देर के बाद पूनम रिशु का पीछा करके वहां पहुंच जाती है और दरवाजा नॉक करती है। रिशु पूनम को देखकर हैरान हो जाता है, फिर उसे किस करके 1 महीने का टाइम मांग लेता है और बोलता है तुम यहाँ मत आना, मैं 1 महीना बाद खुद तुम्हारे पास आऊंगा। और पूनम खुशी से चली जाती है। कुछ देर बाद फिर से कोई दरवाजा नॉक करता है और रिशु देखता है वहाँ कोई आदमी है। इस आदमी का नाम लल्लन है जो अभिमन्यु के लिए आया था। फिर अभिमन्यु रिशु के लिए खाना लेकर आता है और अभिमन्यु को गजरे की स्मेल से पता लग जाता है कि कोई लड़की यहाँ आई थी। फिर रिशु बोलता है वो मेरी मकान मालिक है और उसका नाम पूनम है और वो मेरे को पसंद करती है। फिर अभिमन्यु बोलता है कि यहाँ कोई और भी आया था लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। लल्लन के चप्पल की मिट्टी को साफ करते हुए अभिमन्यु बोलता है कि राजगीर के जंगल की मिट्टी है जहाँ से मैंने सांप को मंगवाया था और उसी सांप के काटने से मेरे फैमिली की मौत हुई थी। ये बात सुनकर रिशु को डर लगने लगता है और रिशु को लगता है कि अभिमन्यु अच्छा आदमी नहीं है, कहीं रानी के साथ कुछ गलत न कर दे। इसलिए रिशु वहाँ ट्रे में रखे कैंची से अभिमन्यु पर हमला कर देता है, लेकिन अभिमन्यु उसके ऊपर बेड गिराकर गेट बंद कर देता है और सीधा घर चला जाता है। घर जाने के बाद रानी को लेकर सीधा यमुना नदी जाता है। अभिमन्यु रानी को डराता है और बोलता है कि मेरे चाचा ने मेरे पिता के साथ धोखा किया और सारे बिजनेस को हड़प लिया और मैंने अपने चाचा के सारे परिवार को ही जान से मार दिया क्योंकि मुझे धोखा पसंद नहीं है। मैंने आपसे भी पूरे दिल से और शिद्दत से प्यार किया लेकिन आपने भी मुझे धोखा दिया। ये बात सुनकर रानी अंदर ही अंदर डरने लगती है। यहाँ रानी को लगता है कि कहीं अभिमन्यु रिशु के साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर अभिमन्यु पूछता है कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हम लोग एक साथ हो सकते हैं? रानी बोलती है अगर मेरे लाइफ में रिशु नहीं होता तो मैं आपके साथ रहती। फिर अभिमन्यु रानी को लेकर सही सलामत घर वापस आ जाता है। वहीं दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं रिशु गेट तोड़कर क्लिनिक से बाहर आ जाता है। रानी और अभिमन्यु को घर आने के बाद यहाँ हम लोग को पता चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा वाला भक्त है और उसने भी उसके सारे बुक्स को पढ़ा है और अभिमन्यु के पास बुक्स से भरी एक अलमारी भी है। अभिमन्यु यहाँ रानी से बोलता है कि आपने कसौली का कहर अपने अंदर उतारा है और मैंने कोबरा का इंतकाम। हम दोनों ने ही पंडित जी के कलम से अपनी किस्मत को लिखा है। अब देखना है पंडित जी का सबसे बड़ा फैन कौन होता है। फिर अभिमन्यु रानी को धक्का दे देता है जिससे उसकी सर टेबल से टकरा जाती है और रानी तेज बारिश में भीगती हुई सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। दोस्तों ये वही सीन है जो हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। रानी थाने में जाकर बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, मेरा पति मुझे मार देगा, मेरा पति पागल है और उसने अपने परिवार को भी मार डाला है दिनेश पंडित के किताब को पढ़कर, इसलिए मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगा। तभी मोंटू चाचा बोलते हैं रानी आप तो यहाँ सेफ हैं, तो फिर आपका पति किसको मारेगा? तभी रानी बोलती है रिशु को। रिशु का नाम सुनते ही मोंटू चाचा के कान खड़े हो जाते हैं और अपने बड़े भैया को फोन कर बोलते हैं कि बहुत जल्दी नील के कातिल को घसीट कर आपके सामने लाऊंगा। फिर मोंटू चाचा अपने टीम को बोलते हैं कि रानी के दोनों हस्बैंड को पकड़कर थाना ले आओ और पुलिस अभिमन्यु के घर छापा मारती है लेकिन अभिमन्यु उन्हें नहीं मिलता। फिर वहीं पुलिस के पास एक कॉल आता है और पुलिस को सूचना मिलती है कि यमुना नदी के किनारे 2 लाश मिली है। फौरन पुलिस रानी को लेकर उस लाश के पास जाती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद रिशु और अभिमन्यु की लाश है, पर बॉडी पूरी तरह से जल गए थे इसलिए पहचानना मुश्किल था। वहीं लाश से अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम का स्टिक मिलता है जिसे रानी देखकर समझ जाती है कि लाश किसकी है और यहाँ पुलिस को शक होता है कि रानी और रिशु ने मिलकर इन दोनों को मारा है और पुलिस रानी को वहीं अरेस्ट कर लेती है। वहीं थाना में रानी की खूब पिटाई होती है लेकिन रानी पुलिस से कुछ नहीं बताती। फिर मोंटू चाचा चूहा को बिल से निकालने के लिए अपनी चाल चलते हैं। चूहा यानी रिशु। मोंटू चाचा मीडिया में झूठी खबर फैला देते हैं कि रानी की बहुत बुरी तरह से पिटाई चल रही है और मोंटू चाचा का प्लान भी काम कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिशु इस न्यूज को सुनता है और पुलिस को सरेंडर करने के लिए मान जाता है, पर रिशु का एक शर्त था। रिशु देखना चाहता है कि रानी सही सलामत है या नहीं, इसलिए रिशु पुलिस को बोलता है कि मैं 3 दिन बाद 8 बजे रेलवे ब्रिज पर आऊंगा। अगर रानी सही सलामत मेरे पास चलकर आ गई तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। पुलिस भी इस शर्त को मान जाती है।
फिर पुलिस अपने टीम के साथ रिसु को दबोचने के लिए प्लानिंग करती है और लगातार 2 दिन तक रेलवे ब्रिज का मुआयना करती है ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। फिर 2 दिन बीत जाता है और पुलिस रानी को लेकर ब्रिज पर जाती है और कुछ ही देर में रिसु भी वहां आ जाता है। फिर पुलिस रानी को रिसु के पास भेजती है। वहीं रानी रिसु के पास पहुंचते ही बोलती है, तुम सरेंडर नहीं करोगे, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ब्रिज का घेराबंदी करने लगती है। उसी बीच एक पुलिस वाला रानी और रिसु के बीच पड़ने लगता है। फिर दूर से ही मोंटू चाचा दूरबीन से देखते हैं तो वो पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के यूनिफॉर्म में अभिमन्यु रहता है, यानी अभिमन्यु जिंदा है। वहीं हेड कांस्टेबल भी मोंटू चाचा को बताता है कि डीएनए का रिपोर्ट आ गया बट बॉडी से मैच नहीं कर रही है। फिर मोंटू चाचा अपने टीम को गोली चलाने से मना कर देते हैं और देखते हैं कि अब ये तीनों क्या करने वाले हैं। वहीं अभिमन्यु रानी के ऊपर गन तान देता है और उसे बोलता है कि तुमने पुलिस को क्यों बताया कि मैंने अपने परिवार को मारा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। जैसे ही अभिमन्यु गोली चलाने वाला होता है, रिसु उसके गन पर मार देता है और गन कुछ दूर जाकर गिर जाता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। उसी दरमियान गन रानी उठा लेती है और अभिमन्यु के ऊपर तान देती है। तभी ये देखकर दूर से पुलिस रानी के ऊपर गोली चला देती है, जिससे रानी के हाथ से गन दूर गिर जाती है और रानी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो ब्रिज के नीचे लटक जाती है। रिसु रानी को बचाने की कोशिश करता है और अभिमन्यु रानी को गिराने की कोशिश करता है। हाथापाई में एक नहीं बल्कि तीनों नदी में गिर जाते हैं। वहीं मीडिया को पुलिस की नाकामयाबी की खबर मिल जाती है और पूरे डिपार्टमेंट पर थू-थू होने लगती है। फिर पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है पर तीनों का कुछ नहीं पता चलता। वहीं खोजबीन में सिर्फ रिसु का नकली हाथ मिलता है और पुलिस को लगता है कि शायद तीनों को मगरमच्छ ने निगल लिया। लेकिन मोंटू चाचा को अभी भी लगता है कि वो लोग जिंदा हैं, इसलिए मोंटू चाचा अपने आदमियों को पार्लर और अभिमन्यु के क्लिनिक के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा के फोटोज को चेक करने को बोलते हैं। फिर बहुत छानबीन करने के बाद पुलिस के हाथ लगती है कुछ सुराग और मोंटू चाचा एसीपी समेत अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं। और यहाँ मोंटू चाचा बताते हैं असल में तीनों की मौत नहीं बल्कि एक पहेली है, क्योंकि इन तीनों के मौत से तीनों को ही फायदा हुआ है। क्योंकि रानी ऑलरेडी जेल में थी, रिसु को पुलिस खोज रही थी और अभिमन्यु पर भी उसके फैमिली को मारने का एक गवाह था। मोंटू चाचा फिर बताते हैं कि उनके पास अभिमन्यु के क्लिनिक के सामने वाली एटीएम का सीसीटीवी फोटोज है, जिससे उन्हें पता चला है कि अभिमन्यु के क्लिनिक पर लल्लन नाम का एक इंसान अक्सर आया करता था। लल्लन वही सांप है जिसने अभिमन्यु के फैमिली को मारने में अभिमन्यु का साथ दिया था और लल्लन उसे हमेशा ब्लैकमेल करता था और उसके बाद से लल्लन गायब है, यानी मारा गया। फिर कुछ ही देर बाद वहां पूनम आती है रिसु से मिलने, क्योंकि रिसु उस वक्त क्लिनिक में था और उसी वक्त से पूनम भी गायब है, यानी पूनम भी मारी गई। यानी अभिमन्यु जो है वो बायोलॉजी का टॉपर रह चुका है और उसे पता है कि मर्डर करके कैसे पुलिस को गुमराह करना है। इसलिए अभिमन्यु पूनम और लल्लन के बॉडी को उस गाड़ी में रखकर पूरे प्लानिंग के साथ जला दिया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। मोंटू चाचा बताते हैं कि उनके पास एक और सीसीटीवी फोटोज है जो अभिमन्यु के घर के सामने वाले गैराज का है। मोंटू चाचा बताते हैं रात 7 बजे अभिमन्यु और रानी अपने घर आते हैं और ठीक 15 मिनट के बाद एक और आदमी दौड़ता हुआ अभिमन्यु के घर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि रिसु था। और उसके बाद रात 10 बजे के करीब रानी अबला नारी बनकर पुलिस स्टेशन आती है और बोलती है उसका पति उसे मार देगा। फिर कुछ ही देर बाद अभिमन्यु और रिसु भी बाहर आते हैं और स्कूटी से बाहर जाते हैं। यानी उस रात तीनों के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। और आखिर रिसु ने रेलवे ब्रिज ही क्यों चुना? फिर एसीपी मोंटू चाचा से बोलते हैं ऐसा प्लानिंग कौन करेगा जब उसे पता है कि नदी में खूनी मगरमच्छ है और ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये एक हादसा है और अब तक उन लोगों को मगरमच्छ ने निकल लिया होगा। इसलिए मीडिया का बहुत प्रेशर है और इस केस को यहीं क्लोज कर दो। और ये बोलकर वहां से एसीपी सर चले जाते हैं। फिर 6 महीना बीत जाता है और हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम लोग रानी को देखते हैं जो अपने बीते हुए इंसिडेंट को याद करती है। नदी में गिरने के बाद सिर्फ वो और अभिमन्यु बच जाते हैं और रिसु को मगरमच्छ निकल जाता है और उसके बाद से ये दोनों हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। रानी यहाँ बच्चों को पढ़ाती है और अभिमन्यु का अपना क्लिनिक है। फिर एक दिन रानी बच्चों को पढ़ाती है और एक बच्चे के कॉपी में दिनेश पंडित के बुक्स के कुछ स्लोगन लिखे हुए थे। उस स्लोगन को पढ़कर रानी खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये रिसु ने भेजा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बिहार के चकिया जिला में मोंटू चाचा को देखते हैं, जिनके घर किसी ने दिनेश पंडित के बुक्स को भेजा था।
मोंटू चाचा उस बुक को खोलते हैं जिसके पहले पेज पर लिखा था, इस बुक की सिर्फ 3 कॉपी है, जिसमें से एक आप पढ़ रहे हैं। बुक को पढ़ने के बाद मोंटू चाचा को समझ आने लगता है कि कैसे तीनों मिलकर प्लानिंग किए थे। जब रानी अरेस्ट हुई थी तब 3 दिन बाद रिसु ने खुद को सरेंडर करने को बोला था और 3 दिन में अपने प्लान को पूरी तरह से रेडी कर लिए थे। पहले दिन उन्होंने रात को बहुत सारे मांस को लेकर यमुना नदी गए और मगरमच्छ को मांस देकर उसे ब्रिज से आगे ले जाने लगे, क्योंकि अभिमन्यु और रिसु को पता था कि मगरमच्छ को जितना मांस देंगे वो उतना ही आगे आएगा। ऐसे ही 3 दिन तक लगातार मगरमच्छ को मांस देते रहे और मगरमच्छ को 12 किलोमीटर उस ब्रिज से दूर कर दिए। मतलब ब्रिज के आसपास का एरिया अब सेफ हो चुका था और प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिसु, अभिमन्यु और रानी तीनों ब्रिज से नीचे गिरते हैं। फिर बुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कहानी रोमांचक लगी तो अंत भी इससे ज्यादा रोमांचक होने वाला है। पहुंच जाइएगा तोता मैना लवर्स पॉइंट, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च शाम 6 बजे। वहीं दूसरी तरफ जब अभिमन्यु अपना लंच खोलता है तो उसे भी एक रिसीट मिलती है जिसमें लिखा था, शाम 6 बजे तोता मैना लवर्स पॉइंट। फिर अभिमन्यु वहां जाता है जहां रानी पहले से मौजूद रहती है और तोता मैना जो जगह है वो एक मौत का कुआं जैसा है जहां नीचे गहरी खाई है और वहां से झरना गिरता है। रानी अभिमन्यु को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खुशी से जिंदगी जी रही थी, लेकिन तुमने जो छल किया वो मुझे पता है। रिसु सही कहता था कि तुम्हारे लिए जान लेना आसान है। तुमने लल्लन और पूनम को भी मार दिया जबकि वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थे। वहीं अभिमन्यु बोलता है वो दोनों रिस्की थे इसलिए मार दिया ताकि हम लोग चैन से जी सकें। तभी वहां मोंटू चाचा आ जाते हैं और रानी उन्हें बताती है कि असल में उस रात वहां क्या हुआ था। रानी और अभिमन्यु अपने घर पर एक साथ थे। तभी अचानक वहां रिसु आ जाता है और रिसु को देखकर रानी का पांव स्लिप हो जाता है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है। जब रानी को होश आता है तब तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और अभिमन्यु उन्हें दिनेश पंडित की बुक मगरमच्छ का शिकंजा के बारे में बताता है और बोलता है, इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो दुनिया के नजर में मर जाएंगे, लेकिन कहीं दूर जाकर हम लोग दूसरी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। उस रात ये तीनों यमुना नदी में ब्रिज से कूदे थे, लेकिन रिसु को तैरने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था। फिर मगरमच्छ को अपनी ओर आता देखकर अभिमन्यु रिसु के नकली हाथ को निकाल देता है और मगरमच्छ रिसु को खा लेता है। लेकिन रानी को ऐसा लगता था कि वो एक हादसा था जिसमें रिसु की जान गई, अभिमन्यु का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन असल में दोस्तों अभिमन्यु ने ही रिसु को मगरमच्छ के हवाले किया था। फिर रानी यहाँ अभिमन्यु को बोलती है कि मैं अगर रिसु की नहीं हो सकी मैं किसी की नहीं रहूंगी, और लवर पॉइंट से कूद जाती है और खाई में गिर जाती है। और मोंटू चाचा रानी को खोजने के लिए अपनी टीम को तैनात करते हैं और अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर फ्लाइट से उसे लेकर आगरा जाते हैं। तभी वहां मोंटू चाचा को पता चलता है कि रानी की लाश नहीं मिल रही है। तभी अभिमन्यु जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मालूम है मुझे उसकी लाश नहीं मिलेगी, मैंने ही उन लोग को सिखाया और उन लोगों ने मुझे ही चूतिया बना दिया। तभी यहाँ एक और सीन को दिखाया जाता है जहाँ रिसु के पीछे मगरमच्छ आ रहा था। उस वक्त रिसु बड़े चालाकी से अपने नकली हाथ को मगरमच्छ के मुंह में डाल देता है और खंजर से उस मगरमच्छ को मार देता है, यानी रिसु जिंदा बच जाता है। फिर आगे रानी को दिखाया जाता है। रानी लवर्स पॉइंट से कूदने के बाद मरी नहीं बल्कि झरने में बहकर नदी के किनारे आ जाती है। रानी फिर रोड की तरफ जाती है जहां देखती है बहुत सारे लोग किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहां उसकी मुलाकात होती है रिसु से और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अभिमन्यु को ले जाने के दरमियान यहाँ एक चीज और रिवील होती है कि दिनेश पंडित कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु के पिताजी हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।